हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस मसूरी में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का स्टडी कर रहे थे, उसमें लेक्चर 3 तक आपका वीडियो सेंड किया गया है यूट्यूब पे, आप लोगों ने देखा भी है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे हम पढ़ रहे थे? तो लेक्चर 3 में कूलम्ब्स लॉ पे एंड किया गया था। तो कूलम्ब्स लॉ से और आगे बढ़ते हैं। इसमें वैरायटी का सवाल बन सकता है, तो कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या और चीज बाकी है। तो देखिए, यहां से फॉर्मूला हम आपको बता चुके थे कि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला था A बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका दो कंडीशन था। कूलम्ब्स लॉ कब लगा सकते हैं? तो बताया गया था कि दोनों चार्ज Q1 Q2 जो दिख रहा है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट क्या था कि दोनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, तो इतना फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कि कोई मीडियम में दो चार्ज है Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो दोनों फोर्स कितना लगा रहा है? F और F। दोनों फोर्स हमेशा एक दूसरे पे इक्वली लगाएगा। फोर्स कितना लगाएगा? तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पे चार्ज को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फोर्स अट्रैक्शन का है और कौन सा फोर्स रिपल्सन का है। तो यहां तक बात हुआ था। अब आते हैं कि जो K था, वो K का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और क्या ये K बदलता है? तो बताया गया था आपको कि K का वैल्यू बदलता है। किसके हिसाब से बदलता है? तो मीडियम पे डिपेंड करता है। क्या बताए थे? इट्स डिपेंड ऑन, इट्स वैल्यू लिख दीजिए, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब इसको समझते हैं कि मीडियम पे डिपेंड कैसे करेगा। K का वैल्यू, K का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, लेकिन K का वैल्यू बदल रहा है। किसके हिसाब से? मीडियम। मतलब एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का मतलब क्या समझना कि जब दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रखा गया है, तो जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम के लिए K का वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन अगर मीडियम चेंज तो K भी चेंज। यहां पे मान लीजिए कि ये जो चार्ज है, मान लेते हैं कि एयर या वाटर में रखा हुआ है, तो एयर क्या बन गया? मीडियम। तो इस एयर के लिए K का वैल्यू फिक्स है। अगर इसको हम उठा के पानी में डाल दें तो K का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होता है उसको समझते हैं, क्यों चेंज होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम यहां पे तीन चीज लिखे हैं। ये तीन जो टर्म है इसको समझना। पहला लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, इसको कहते क्या है, टेक्निकली फिजिक्स में हमारा नाम क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे कोई भी मीडियम ले रहे हैं, फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? जहां पे कुछ नहीं है। तो फ्री स्पेस का एक रेफरेंस डाटा हम लेके चलेंगे, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो इसके सापेक्ष में, इसके रिलेटिव में इस मीडियम का, किसी भी मीडियम का वैल्यू निकालते हैं। तो रिलेटिव क्या हुआ? रिलेटिव का मतलब होता है किसी के सापेक्ष में, किसी के विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब अदर मीडियम। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करो, इसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? किसी मीडियम का परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में? तो फ्री स्पेस। सिंपल। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? किसी मीडियम का परमिटिविटी। मीडियम का परमिटिविटी किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन से। किसके रिस्पेक्ट में? तो एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब फ्री स्पेस। क्या किसी भी मीडियम का अगर हम परमिटिविटी निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो इसका नाम क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर हुआ? अगर हम यहां पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, समझिएगा ध्यान से, इफ एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या हुआ? एप्सिलॉन किसको बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यदि परमिटिविटी ऑफ मीडियम का वैल्यू हम मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, मतलब जो हमारा मीडियम है वो किसको मान रहे हैं? फ्री स्पेस को। तब बताइए कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? तो फॉर्मूला इनपुट करो, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस का। अब मीडियम भी क्या है? फ्री स्पेस। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा? 1। इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमारा मीडियम फ्री स्पेस हुआ तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना होने वाला है? 1। इसके अलावा अगर मीडियम कोई और हुआ तो हम बोलेंगे क्या कि हमेशा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अगर फ्री स्पेस ना हो, तो फ्री स्पेस ना हो तो कोई और अगर मीडियम ले तो ये वैल्यू बड़ा होगा और नीचे वाला वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि फ्री स्पेस में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये वैल्यू हमेशा छोटा है, ये हमेशा बड़ा रहेगा। कब? जब ये फ्री स्पेस नहीं है। अगर फ्री स्पेस है तो कितना? 1। अगर फ्री स्पेस नहीं है तो ये बड़ा है। अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, कोई भी मीडियम के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। किसी भी मीडियम के लिए अगर वो हमारा मीडियम फ्री स्पेस नहीं है, कोई पूछे कि बताओ रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होगा, तो बोलना हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक, क्लियर है? अब आते हैं कि परमिटिविटी, चलिए इतना तो बता दिए सर
कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, तो किसी मीडियम का परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के। फॉर्मूला हमको समझ में आ गया कि रिलेटिव बराबर हम लिख सकते हैं ई बटा ए, मतलब एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां से वैल्यू भी समझ में आया कि अगर हम मीडियम मान लेते हैं कि हमारा फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस का मीडियम बनेगा तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 आएगा। अगर मीडियम हमारा फ्री स्पेस नहीं है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। अभी जो परमिटिविटी बता रहे हैं कि 1 होगा 1 से बड़ा होगा, ये परमिटिविटी है क्या? तो अब परमिटिविटी को पहले समझ लो कि परमिटिविटी क्या होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आएगा एक एक चीज। इंटरेस्ट को बनाए रखिए, वीडियो समझ में आता है, लेक्चर समझ में आता है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे थे हम। परमिटिविटी को डिफाइन करना है, परमिटिविटी को डिफाइन करना है, तब हमको कुछ फील आएगा, क्योंकि फील हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक फील नहीं आएगा जब तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो परमिटिविटी का मतलब क्या है, ये देखो, ये चीज तब समझ में आएगा जब इसको आप दिमाग में रखे होगे कि आपके पास एक एटम था, एटम के चारों तरफ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था। अगर इस एटम के सराउंडिंग में कोई चार्ज पार्टिकल रखे थे तो ये एटम किसमें कन्वर्ट हो गया था, डाइपोल में, याद होगा। तो ये एटम किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइपोल में। इसका प्लस सेंटर इधर आ गया, माइनस सेंटर इधर आ गया, इसका सिस्टम का नाम क्या बनता है, डाइपोल। अब यहां पे समझिएगा कि कोई एक चार्ज है, जैसे ये चार्ज है, इसके तरफ चारों तरफ कोई मीडियम में चार्ज रखे, ये चार्ज छोटा सा दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो मान लीजिए ये चार्ज कहां पे रखा हुआ है, हवा में। तो इसके चारों तरफ हवा का एटम तो होगा ना, तो ये चार्ज के सराउंडिंग में देखिए हम डॉटेड बना रहे हैं। डॉटेड का मतलब है कि ये एटम है किसका, तो ये हवा का है, या जिस मीडियम में आप रखो, पानी में डुबा दो चार्ज को तो पानी होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मीडियम है, मीडियम हम कोई भी सपोज करके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि एयर है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जितना भी एयर का एटम है वो सब किसमें कन्वर्ट करने वाला है, डाइपोल में। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे दिखाएं कि अगर चार्ज था तो इसके आसपास जितना भी एटम होगा वो सब ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपोल में। अगर ये प्लस है तो माइनस इधर होगा, प्लस इधर होगा, सब में ऐसा दिखा सकते हैं। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है इसका, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल से, किसी भी चार्ज पार्टिकल से उसके सराउंडिंग मीडियम का कितना एटम डाइपोल में कन्वर्ट कर पा रहा है, इसी का नाम होता है परमिटिविटी। समझ आया होगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण, चार्ज पार्टिकल आप किसी मीडियम में रख रहे तो मीडियम का जो भी एटम होगा इसके इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, डाइपोल में चेंज होगा। अगर डाइपोल में चेंज होगा तो कितना चेंज होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। और एक मीडियम के लिए कांस्टेंट पैरामीटर है। अगर हम किसी चार्ज को हवा में रखते हैं अभी, तो मान लो कि 10 एटम को पोलराइज करता है, अगर यही चार्ज को बाद में दोबारा रखे तो क्या 20 से एटम को पोलराइज कर पाएगा, तो नहीं। जितना ये 10 एटम को अभी कर रहा है तो बाद में भी कितना करेगा, 10 एटम को, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या बोलता है परमिटिविटी के बारे में, कि परमिटिविटी हम कहते किसको है, तो किसी चार्ज पार्टिकल के कारण सराउंडिंग मीडियम का कितना एटम डाइपोल में कन्वर्ट कर रहा है, इसका नाम होता है परमिटिविटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या सबसे पहले क्या बोलेंगे कि किसी मीडियम के लिए कांस्टेंट पैरामीटर है, मीडियम चेंज तो परमिटिविटी चेंज, अगर मीडियम कांस्टेंट तो परमिटिविटी कांस्टेंट। क्लियर हुआ। तो क्या बोलेंगे कि इट इज अ कांस्टेंट पैरामीटर। परमिटिविटी क्या है, इट इज अ कांस्टेंट पैरामीटर व्हिच गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ द एटम इन सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज कैन बी पोलराइज्ड। क्लियर हुआ। इसका मतलब फिर से सुनिएगा, परमिटिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ कांस्टेंट पैरामीटर which gives an idea about how many numbers of atom can be polarized by this charge particle। समझ में आया होगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल से कारण, किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण सराउंडिंग मीडियम का कितना एटम डाइपोल में कन्वर्ट करता है, इसी का नाम होता है परमिटिविटी। तो आपको क्लियर है। दूसरा चीज क्या पता है, रिलेटिव, वो भी क्लियर हुआ। यहां से क्या पता है, मीडियम। तो देखिएगा रिलेटिव का फॉर्मूला क्या आया था, किसी मीडियम का परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस। तो यहां से मीडियम का भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये 3-4 को जो प्रॉपर्टी है जो बोर्ड पे दिख रहा है, ये सब का आपको क्लियर होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे लिखते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। क्लियर हुआ। किसका वैल्यू कब 1 होगा, कब 1 से ज्यादा होगा। परमिटिविटी का मतलब क्या है, कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि परमिटिविटी हम किस चिड़िया का नाम है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन भी आपको समझ में आया होगा कि एक कांस्टेंट पैरामीटर है जो हमको यह बता रहा है कि किसी चार्ज पार्टिकल के वजह से उसके सराउंडिंग मीडियम के कितना एटम को वो डाइपोल में कन्वर्ट कर पा रहा है। अब देखिएगा इसके कूलम्स लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए परमिटिविटी का ये तीनों टर्म जो है वो क्लियर हुआ होगा आपको।
अब यहां से देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इसको हम परमिटिविटी के टर्म में लाएं तो ये फॉर्मूला चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखिए के का वैल्यू हम लिखते हैं किसी भी मीडियम के लिए, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई। के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, के का वैल्यू क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि यहां पे मीडियम अगर बदलेगा उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होगा। तो अगर हम के का एफ का वैल्यू लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर स्क्वायर। अब क्या बताइए एप्सिलॉन हर जगह कांस्टेंट है, ये तो मीडियम का है ना जी। अगर मीडियम चेंज तो एप्सिलॉन का वैल्यू भी चेंज होगा। न्यूमेरिकल बनाते समय इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। अब यूनिट का बात कर लेते हैं एक बार। तो देखो एफ का यूनिट न्यूटन होता है, तो यहां से के का यूनिट आसानी से निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूला से देखिएगा के बराबर क्या लिखेंगे एफ आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और Q1 Q2 कहां आएगा नीचे, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो के का यूनिट देखो तो क्या बन रहा है, एफ का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन, आर का मतलब डिस्टेंस है मतलब मीटर, तो मीटर का स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम इंटू कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता था कूलम, तो कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर। इसका मतलब के का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एप्सिलॉन का, तो देखो के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो के और एप्सिलॉन में कैसा रिलेशन, इनवर्सली। तो के का यूनिट अगर पता है एप्सिलॉन का क्या कर लो उसका ठीक उल्टा। तो एप्सिलॉन बराबर क्या बन जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो दोनों का यूनिट भी ध्यान रखना है। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या लिखेंगे कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ कूलम्स लॉ का डिटेल में एक्सप्लेनेशन। आप वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके समझिएगा। ये तीन टर्म समझना बहुत जरूरी है कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी का मतलब भी पता है, इस तीनों का डेफिनेशन भी पता है कि तीनों को डिफाइन कैसे करते हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या मीनिंग है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, इसका वेक्टर फॉर्म हमको पढ़ना है। ये कूलम्स लॉ क्या देता है हमको, तो इसको हम बोलेंगे कि कूलम्स लॉ हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है। क्या देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है तो फोर्स को आप जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी हमको देखना है। इसी वीडियो में इसको कवर अप करते हैं। देखिएगा अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए देखिए क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। कैसे समझना, जैसे देखो कुछ ज्यादा दिक्कत वाला बात है नहीं, सब सिंपल सिंपल चीज है। इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2। पहले क्या ले रहे थे डिस्टेंस, लेकिन अब अगर वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा। यहां पे हमको लेना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप पढ़े हैं तीसरा क्लास में। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, वैसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताता है। आप समझ लो पोजीशन वेक्टर, ये ऑरिजिन है और ये पॉइंट है। अगर यहां पे बोले कि इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो अगर इस पॉइंट को हमको डिनोट करना है, इसको हमको वेक्टर से दिखाना है, तो क्या बोलेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट 2 और 3 है किसके रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन। ओरिजिन का कितना होता है 0,0। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहां से एरो मार देंगे, ठीक है। तो ये एरो क्या होगा, मान लो इसका नाम है ओ, इसका नाम है पी। तो ये ओपी एक वेक्टर बन गया जो पी का पोजीशन बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ओके। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि पी भी एक पॉइंट है, ओ भी एक पॉइंट है, पी का पोजीशन बताया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, दूसरा पॉइंट, इसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर। यहां पे भी वही काम कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q2। Q2 का पोजीशन हम बता रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, Q1। तो इसको हम बोल सकते हैं कि मान लो ये पोजीशन वेक्टर है जिसका नाम क्या दिए R1, आर वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, तो पोजीशन वेक्टर क्लियर है। अब बताइए दोनों लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है। अगर दोनों लाइक है, लाइक का मतलब एक जैसा, तो एक जैसा में प्यार कभी नहीं होता है। ये हमेशा क्या करेगा, दुश्मनी करेगा। मतलब Q2 Q1 को इधर रिपेल करेगा और Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा। अब फोर्स तो हमेशा बराबर आता था, फिलहाल के लिए हम मान रहे हैं कि इसका नाम F1 है और इसका नाम F2 है। दोनों हम जानते हैं,
कि अगर इसका हम मॉड लिखें, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ऐसा कूलम्स में हम सीखे हैं कि Q1 जितना फोर्स लगाएगा Q2 पे उतना ही Q2 भी लगाएगा Q1 पे। तो फोर्स का तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है जी? देखिए तो F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है। मतलब अगर पोजीशन वेक्टर से डायरेक्शन देखें तो F2 जो है वो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में है, और जो F1 है वो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन तो दिख रहा है कि साफ साफ अपोजिट है। तो यहाँ डायरेक्शन के साथ अगर यही मान लो कि ये मैग्नीट्यूड है, अगर इसमें हम डायरेक्शन ऐड कर दें तो वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर बराबर क्या होता है? वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, लिखते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा? वेक्टर। तो वेक्टर को हम समझते हैं कैसे लिखेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से समझिएगा। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे क्लियर है। देखिए F1 को अगर हम लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में तो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखो। तो फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R²। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। R क्या था? पोजीशन वेक्टर, यानी कि डिस्टेंस में मार लेके चल सकते हैं। अब ये तो मैग्नीट्यूड निकला, साथ में क्या ऐड करना है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम कैसे लेंगे? तो किसी भी, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कूलम्स लॉ का क्वेश्चन अगर बनाना है तो आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो यहां से क्या करेंगे कि जो पोजीशन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में अगर हमको डायरेक्शन लेना है तो हम इसका यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? यूनिट वेक्टर आर कैप, यूनिट वेक्टर होता था। देखिए अगर वेक्टर में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, अगला क्लास में हम वेक्टर को अच्छे से, जितना काम का चीज है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको वेक्टर आता है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। यहाँ पे आर वेक्टर लिख लीजिए, तो यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं। तो F1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। और यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहां से R² मैग्नीट्यूड था, R भी मैग्नीट्यूड है, तो R² इंटू R3। तो हम क्या लिख सकते हैं? F1 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3, इंटू में क्या हो जाएगा? R वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म निकल के आ गया। क्या कोई चेंज हो गया? तो कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ तो वही है, बस इसमें डायरेक्शन ऐड हुआ। अगर यहां से देखो इसको फिर हम यूनिट वेक्टर में लिख लें तो R से R को कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? K Q1 Q2 बाई R²। तो कोई चेंज नहीं है, बस इसमें डायरेक्शन ऐड हो रहा है। तो इसका फॉर्म थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। अब निकालते हैं F2 को। तो देखो यहीं पे F2 वेक्टर डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। फोर्स तो बराबर है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा? तो पोजीशन वेक्टर इधर और F2 भी उधर। F1 का देखो डायरेक्शन अपोजिट था, तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लगा रहे हैं। तो माइनस लगाएंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे माइनस लग के आ जाएगा, ठीक है। F2 लिखेंगे तो F2 देखो डायरेक्शन में, तो यहां पे प्लस आएगा, जो डायरेक्शन में प्लस, जो अपोजिट है वो माइनस। तो यहां पे क्या लिखेंगे? R कैप। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगा? F2 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। फिर से R वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड R² इंटू R3। तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3 इंटू R वेक्टर। समझ में आया? अब यहां से देखिएगा जो F2 का फाइनल जो वैल्यू आ रहा है इधर लिख रहे हैं। F2 का वैल्यू आया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3 इंटू R वेक्टर। F2 को देखो और F1 को देखो, यहां पे माइनस लगा हुआ है। क्या माइनस के अलावा ये दोनों में कोई फर्क है? तो नहीं दिख रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम है, केवल चेंज किसका है? माइनस का। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि डायरेक्शन अपोजिट है और कोई बात नहीं है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कि जो F1 वेक्टर होगा अगर उसको हमको लिखना है F2 के बराबर वेक्टर में तो हम माइनस लगा देंगे, F2 वेक्टर हो गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आज के लेक्चर में। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, वेक्टर आपको समझ में आया होगा तो ये सब क्लियर होगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था वो कौन था? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।